वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 18 जुलाई 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी को। तो आरआरबी ग्रुप डी से जितनी इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो साइंस से हों, स्टैटिक जीके से हों, जनरल साइंस से हों, सबको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आज का, कुक्कुट जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में बीमारियों का कारण बनने वाला सामान्य रोगाणु वर्ग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, केवल वायरस है या वो केवल बैक्टीरिया है, ऑप्शन सी केवल फंगस, और ऑप्शन डी है वायरस, बैक्टीरिया और फंगस यानी तीनों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जब भी कुक्कुट में कोई सामान्य जो रोगाणु वर्ग है वो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस तीनों हो सकती हैं। कुक्कुट फार्मों में मुर्गियों को मुख्य रूप से अंडों के लिए पाला जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडे के अंदर कौन सा विटामिन्स पूरी तरह से अनुपस्थित होता है? यानी कौन सा जो विटामिन्स है वो अंडे में एब्सेंट रहता है। आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो विटामिन ए है, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के अंदर वाले पीले भाग जिसे यॉल्क बोला जाता है या याल्क बोलते हैं, का निर्माण कोशिका के किस अंग द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम के द्वारा, ऑप्शन जी गोल्जी कॉय, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर है वो है गोल्जी कॉय के द्वारा अंडे के अंदर पीले भाग का निर्माण किया जाता है। यह कोशिका विज्ञान का एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर निरंतर बढ़ती हुई गति जिसे एक्सेलरेशन बोला जाता है से चल रही एक कार न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है? आपका पहला नियम, ऑप्शन बी है दूसरा नियम, ऑप्शन सी है तीसरा नियम और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका जो राइट आंसर है वो है कि सड़क पर निरंतर बढ़ती हुई गति जो एक्सेलरेट कर रही कार न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करती है, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम का जो फॉर्मूला है वो होता है F बराबर ma। बल में इसमें द्रव्यमान और त्वरण सीधा संबंध होता है, तो ये याद रखिए, जो कि दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का गणितीय सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है F बराबर m/a, ऑप्शन बी F बराबर a/m, ऑप्शन सी है F बराबर ma और ऑप्शन डी है F बराबर m+a। इसका जो राइट आंसर है वो है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका गणितीय सूत्र है F बराबर ma। यहाँ फोर्स F बराबर है मास m और गुणा एक्सेलरेशन के। इसी नियम से त्वरण में बदलाव की व्याख्या होती है, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम लॉ ऑफ इनर्शिया के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है क्या केपलर का नियम, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ गैलीलियो, ऑप्शन सी है पास्कल का नियम और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है वो है लॉ ऑफ गैलीलियो, यानी जो जड़त्व का नियम है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, इसका अन्य नाम है लॉ ऑफ गैलीलियो। पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो दोनों कहा जाता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी अवस्था के परिवर्तन के विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जो अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए किस प्रकार की क्रिया है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को
क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संयोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है अपचयन अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर है वो है संयोजन क्रिया, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की प्रकृति कैसी होती है? आपसे पूछा है क्या दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रबल क्षार। तो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रकृति अगर आपसे पूछा जा रही है तो वो प्रबल क्षार होती है। इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर है कास्टिक सोडा। NaOH को अन्य नाम में कास्टिक सोडा से नाम जाना जाता है। NaOH को औद्योगिक रूप से कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग कठोर साबुन जो हार्ड सोप होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का मुख्य उपयोग किस वस्तु के निर्माण में किया जाता है? आपके ऑप्शन है कांच, ऑप्शन कठोर साबुन, ऑप्शन सी उर्वरक और ऑप्शन डी है सीमेंट। इसका राइट आंसर है वो है कठोर साबुन। कास्टिक सोडा का प्रयोग किसमें? कठोर साबुन में। फॉर्मूला NaOH होता है। ये सफाई उत्पादों में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को किस विलयन से प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है एक्वारेजिया से, ऑप्शन बी है ब्रोइन सॉल्यूशन से, ऑप्शन सी है अमोनियम सॉल्यूशन से और ऑप्शन डी है वेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। इसका राइट आंसर है वो है ब्रोइन सॉल्यूशन से प्राप्त किया जाता है, जो कि नमक और पानी के घोल के माध्यम से किया जाता है। ब्रोइन सॉल्यूशन में NaCl और H2O का मिश्रण होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोइन सॉल्यूशन किन दो पदार्थों का मिश्रण होता है? आपके ऑप्शन है HCl और H2O, ऑप्शन बी NaCl और H2O, ऑप्शन सी है NaOH और HCl, ऑप्शन डी है KCl और H2O। इसका जो राइट आंसर है वो है कि NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर का मिश्रण होता है, दो पदार्थों से मिलकर बनता है ब्रोइन सॉल्यूशन, और इसी की विद्युत अपघटक से क्षार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु नॉन मेटल है जिसका जिक्र क्लास में किया गया है, यानी इन पृष्ठ के अंदर है? आपके ऑप्शन जिंक है, ऑप्शन बी कॉपर है, ऑप्शन सी मरकरी है, ऑप्शन डी क्या वो क्लोरीन है? इसका राइट आंसर है कि वो नॉन मेटल है, वो क्लोरीन है। क्लोरीन एक अधातु है जो हैलोजन परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? आपके ऑप्शन है क्या 15, 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका जो राइट आंसर है वो है 17। क्लोरीन 17 उसका परमाणु क्रमांक होता है और आवर्त सारणी ग्रुप में ये 17 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है? आपके ऑप्शन है 34.5, ऑप्शन बी 35.5, ऑप्शन सी है 36.5 और ऑप्शन डी है 37.5। इसका राइट आंसर है वो है 35.5 होता है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। इसकी समस्थानिकों के कारण इसका द्रव्यमान भिन्नात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन किस समूह ग्रुप का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है चाल्कोजन, ऑप्शन बी नोबेल गैस, ऑप्शन सी हैलोजन और ऑप्शन डी है एल्कली मेटल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है हैलोजन ग्रुप से है आपका क्लोरीन, जो 17 ग्रुप में है। ये अत्यधिक क्रियाशील अधातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्त सारणी में क्लोरीन किस ग्रुप नंबर से संबंधित है? आपके ऑप्शन है क्या 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18। इसका राइट आंसर है वो है 17। आवर्त सारणी में क्लोरीन 17वें नंबर पर है और हैलोजन तत्वों में को आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में रखा गया है। इनके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब क्लोरीन एक हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? आपके ऑप्शन है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी है कोई चार्ज नहीं। इसका राइट आंसर है ऋणात्मक। जब भी आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसे एडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा ऋणात्मक आपके लिए चार्ज लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु 2F रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपके ऑप्शन है फोकस F पर, ऑप्शन बी 2F पर, ऑप्शन सी अनंत पर और ऑप्शन डी है ऑप्टिकल सेंटर पर। इसका राइट आंसर है वो है 2F पर ही बनेगा उसका प्रतिबिंब, या उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F रखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2F पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शन है आभासी यानी वर्चुअल, ऑप्शन बी वास्तविक रियल, ऑप्शन सी है धुंधली और ऑप्शन डी है सीधी। इसका राइट आंसर है वो है वास्तविक इमेज बनेगी उस पर 2F पर उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उत्तल लेंस में 2F पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा? आपके ऑप्शन है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी है अनिश्चित। इसका राइट आंसर है वो है उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब 2F पर रखा जाता है तो। इसे 2F पर वस्तु होने पर रियल इमेज और इन्वर्टेड होती है, क्योंकि इमेज रियल और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2F पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में कैसा होता है? आपके ऑप्शन है वस्तु से बहुत बड़ा और वस्तु से छोटा, वस्तु के समान आकार का, सेम साइज और ऑप्शन डी है बिंदु के आकार का। इसका राइट आंसर है वो वस्तु के समान आकार का इसका आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत इन्फिनिटी से आ रही है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपके ऑप्शन है 2F पर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल सेंटर पर, ऑप्शन सी अनंत पर और ऑप्शन डी है फोकस F पर। इसका राइट आंसर है वो है कि जब भी उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत इन्फिनिटी से आ रही है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस F पर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि समान प्रतिरोध R समानांतर पैरेलल क्रम में जोड़े जाएं तो कुल कितने प्रतिरोध R इक्विवेलेंट क्या होगा? आपके ऑप्शन है 5R, ऑप्शन बी R/5, ऑप्शन सी R+5 और ऑप्शन डी है 1/5R। इसका राइट आंसर है वो है R/5 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर पैरेलल सर्किट में सभी प्रतिरोधकों के लिए क्या समान रहता है? आपके ऑप्शन है करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी है शक्ति और ऑप्शन डी है ऊर्जा। इसका राइट आंसर है वो है वोल्टेज। समांतर जो पैरेलल सर्किट में लगे सभी जो प्रतिरोधक हैं उनमें वोल्टेज समान रहता है, इसी कारण घरों में पैरेलल वायरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समानांतर पैरेलल सर्किट में क्या विभाजित डिवाइड हो जाता है? आपके ऑप्शन है वोल्टेज, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी करंट और ऑप्शन डी है तापमान। इसका राइट आंसर है वो है करंट। समांतर जो पैरेलल होता है उसमें जो विभाजित होता है वो करंट ही विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे घरों में लगे सभी विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? आपके ऑप्शन है सीरीज में, ऑप्शन बी समांतर पैरेलल में, ऑप्शन सी है मिश्रित यानी मिक्स्ड या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वो समांतर यानी पैरेलल क्रम में ही जुड़े होते हैं सबके सब, जिससे कि उन्हें समान वोल्टेज मिल सके। इसके एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्यूज वायर को किसी भी सर्किट में किस क्रम में लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है समांतर पैरेलल, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी ऊपर नीचे और ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से। इसका राइट आंसर है वो सीरीज में उन्हें लगाया जाता है फ्यूज तार को। याद रखिएगा फ्यूज तार हमेशा किस उसमें लगेंगे सर्किट में तो सीरीज में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी बहुत तेज, ऑप्शन सी उच्च हाई और ऑप्शन डी है अनंत। इसका राइट आंसर है वो है उच्च। फ्यूज तार का जो प्रतिरोध है वो जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? हाई, उच्च होना चाहिए,
क्योंकि वह जल्दी ही गर्म होकर पिघल जाता है। इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को बिना विक्षेपण के नहीं समझाया जा सकता? आपके ऑप्शन है तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन मिराज अमीज का बनना, ऑप्शन सी है इंद्रधनुष यानी रेनबोज का बनना, ऑप्शन डी है सूर्योदय या सूर्यास्त। इसका राइट आंसर है वो इंद्रधनुष रेनबो का बनना बिना विक्षेपण के नहीं समझाया जा सकता। इस घटना से श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में कौन सी घटना शामिल होती है? आपके ऑप्शन केवल अपवर्तन, ऑप्शन केवल परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शंस और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो TIR बोला जाता है, और विक्षेपण या फिर केवल विक्षेपण। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी यानी अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण से होता है, यानी तीनों से इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज का बनना, तारों का टिमटिमाना और सूर्य का समय से पहले दिखना किस घटना का परिणाम है? आपका ऑप्शन है कि परावर्तन है, ऑप्शन बी अपवर्तन है, ऑप्शन सी विक्षेपण है, ऑप्शन डी है प्रकीर्ण है। इसका राइट आंसर वो अपवर्तन है। इन सब का दिखना समय से पहले, ये सब विक्षेपण के उदाहरण हैं। आपको बता दूं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ये भ्रम पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय से सूर्य कितने मिनट पहले दिखाई देने लगता है? आपके ऑप्शन 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट और ऑप्शन डी है 4 मिनट, ऑप्शन सी था 3 मिनट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2 मिनट। तो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है। यह वायुमंडल में की विभिन्न घनत्वों वाली परतों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी सूर्य कितने मिनट तक दिखाई दे रहा होता है या देता है? आपके ऑप्शन है 2 मिनट, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। इसका राइट आंसर है वो 2 मिनट तक। 2 मिनट तक दिखाई देता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण दिन के खुले समय यानी सूर्योदय से सूर्यास्त में कितने मिनट का अंतर आ जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है 2 मिनट का, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 6 मिनट और ऑप्शन डी है 8 मिनट। इसका राइट आंसर है वो है 4 मिनट का अंतर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में जो लालिमा छा जाती है वह किस घटना का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है अपवर्तन का, ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन का और ऑप्शन डी है विक्षेपण का। इसका राइट आंसर वो प्रकीर्णन का होता है। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में जो लालिमा छाती है वो इसी घटना का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैटरिंग को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? आपके अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है विवर्तन। इसका राइट आंसर है वो प्रकीर्णन। स्कैटरिंग को बोला जाता है प्रकीर्णन, जिसमें प्रकाश कणों से टकराकर फैल जाता है। आकाश का नीला रंग भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सीधे तौर पर वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन में सकारात्मक योगदान देती है? आपका ऑप्शन है खनन यानी माइनिंग, ऑप्शन सी है शहरीकरण अर्बनाइजेशन, ऑप्शन सी है सामाजिक वानिकी, ऑप्शन डी है औद्योगिकरण। इसका राइट आंसर है वो सामाजिक वानिकी है। इसका मेन कारण खनन और शहरीकरण दोनों वनों का विनाश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, खनन माइनिंग और शहरीकरण अर्बनाइजेशन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण में सुधार, ऑप्शन बी है पर्यावरण का सत्यानाश या विनाश, ऑप्शन सी है वनों में वृद्धि और ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं। इसका राइट आंसर है वो है पर्यावरण का सत्यानाश या विनाश करना है। जिन जंगलों की तेजी से कटाई होती है वहाँ। गैल्वेनीकरण लोहे जो प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि
किस तरह की परत चढ़ाई जाएगी लोहे पर, ये आस्किंग है। आपके क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी है सल्फर। इसका राइट आंसर है वो है जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। इस जस्ता की परत भी कहा जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। आप सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे भी आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करवा पाएँ। अगर आप इसका PDF चाहती हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सर्च करना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो टोटल GK डोज के नाम से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।